दिव्य और सज्जनों, पढ़ो भारत के हिंदी के चैनल पर आपका स्वागत है। एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस पड़ताल के बारे में बताऊं, एक गुजारिश है, एक अपील है आपसे। यदि आपको पढ़ो भारत यूट्यूब चैनल पर इस तरह का एपिसोड पसंद है और आप चाहते हैं कि हिंदी में इसके तमाम पहलू आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे साथ जुड़िए। अपनी आलोचनाओं से, अपनी शाबाशियों से हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें दुरुस्त रखिए। अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी पढ़ो भारत चैनल के बारे में बताइए। नई शुरुआत की है हमने, आपके भरोसे पर, आपके दम पर। अब आइए हम अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। याद ही होगा आपको वो नारा जो 2014 में सुनाई दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसकी बड़ी धूम थी उस टाइम पे। सरकार जो है, वर्तमान सरकार, भ्रष्टाचार को अपने दम पर जड़ से खत्म करना चाहती थी। इसकी हुंकार ही हुंकार थी। किसी और ने बल्कि इसका प्रयोग नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में किया था। आज 12 बरस हो चुके हैं। 2026 में उनकी पार्टी के ऊपर अनेक सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या, उज्जैन से लेकर राजस्थान तक हर जगह से कुछ न कुछ एक नया विवाद सामने आ रहा है। कहीं पेपर लीक, कहीं भगवान के चढ़ावे में लीकेज है, कहीं सरकारी प्रोजेक्ट के प्लान लीक हो रहे हैं और सगे संबंधी सस्ती दरों पर जमीन खरीद रहे हैं। कहीं केंद्रीय मंत्री के अपने ही मंत्रालय की सब्सिडी की रकम रिश्ते हुए नजर आ रही है। मंत्री जी के आला अफसरों के खाते में सब्सिडी की राशि पहुंच जा रही है। यह कहना गलत होगा कि इन मामलों में अदालत ने कोई फैसला दे दिया या आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन बिना आग के धुएं की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इन्हें सिर्फ आरोप कहना भी गलत होगा। अगर सिर्फ आरोप होते तो परीक्षा दोबारा न करवाई जाती, अयोध्या में एसआईटी नहीं बनानी पड़ती और ना गिरफ्तारी और इस्तीफे होते। तो क्या न खाऊंगा न खाने दूंगा से जो शुरू हुआ था, इसकी कहानी में अब लीकेज आ गई है। सरकार इस मोड़ पर आप पहुंची है। नमस्ते, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। आप आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात शिक्षा की, क्योंकि अगर देश का भविष्य ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी सारी बहस का मतलब क्या रह जाएगा। इस साल लाखों युवाओं के सपनों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पहले नीट की परीक्षा लेकर देश भर में विवाद हुआ, पेपर लीक के आरोप लगे, 22 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। मामला अदालत तक पहुंचा, मामला इतना बढ़ा कि दोबारा पेपर करवाना पड़ा। यह विवाद अभी पूरा भी खत्म नहीं हुआ था। एसएससी जीडी परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप और नकल के आरोप लगाए गए थे। सीबीएसई की ओएसएम तकनीक ने 12वीं के बच्चों को कितना दुखी किया आप सब जानते ही हैं। और जब लगा कि चलो 2026 में इतना विवाद हो चुका है, प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार ने इस सबक से सीखा होगा, तो फिर से भरोसा टूटा। यानी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो महाराष्ट्र टीएटी भी विवादों में आ गई है। परीक्षा शुरू होने के करीब 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र बाहर पहुंचने का दावा आया। पुलिस ने छापेमारी की, सीलबंद पैकेट बरामद होने की बात सामने आई। सरकार को परीक्षा टालनी पड़ी। बताया जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी के हिस्से अब नई तारीख का इंतजार करना रह गया है। जरा सोचिए, एक छात्र महीनों मेहनत करता है, परिवार उसका फी भरता है, कोई गांव छोड़कर शहर आता है, कोई नौकरी छोड़कर तैयारी करता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही घंटे पहले पेपर बाजार में घूमने लगे तो मेहनत की क्या कीमत रह जाएगी। हर बार कहा जाता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हर बार जांच होती है, लेकिन हर बार कुछ महीनों बाद वही खबर सामने आ जाती है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेवारी लेने की मांग कर रहा है, लेकिन राजनीतिक जवाबदेही का सवाल अब भी खड़ा होता है। सवाल सिर्फ पेपर का ही भी नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस पर पूरा शिक्षा तंत्र खड़ा है। अब चलते हैं अयोध्या, जहां करोड़ों लोग राम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। संत कबीर दास ने लिखा था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अब बाद में पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। उन्होंने लूट शब्द का इस्तेमाल भक्ति के लिए किया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसने इस दोहे का मतलब ही बदल दिया है। राम मंदिर के दान पात्र में डाला गया पैसा सिर्फ नोट नहीं होता है, वो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। लेकिन आरोप है कि उसी विश्वास को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना डाला।
एसआईटी की जांच के मुताबिक 24 अप्रैल से 5 जून के बीच 43 दिनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 6 लोग बार बार चढ़ावे की रकम में हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक 70 से ज्यादा बार चोरी की कोशिश हुई है। करीब 79,50,000 रुपए जो है बरामद करने का दावा भी किया गया है। पुलिस ने 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अकाउंटिंग और मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोग भी शामिल बताए गए हैं। आरोप है कि नोटों की गड्डियां गिनती के दौरान अलग अलग कर दी जाती थी और बाद में बाहर पहुंचा दी जाती थी। जांच में अनुकल्प मिश्रा को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि अंतिम फैसला अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के पास दान पत्र की चाबी नहीं होना चाहिए उसके पास चाबी कैसे पहुंची? अगर ट्रस्ट को पहले से शक था तो फिर जांच पहले क्यों नहीं हुई? पहले सख्ती क्यों नहीं की गई? अगर सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो 43 दिन तक फुटेज किसी ने क्यों नहीं देखा? अगर एसओपी बनी हुई है तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ है? इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनका नाम है चंपत राय। चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबर है। कहा गया है कि जांच निष्पक्ष रहे इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पद छोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का मामला भी है जो फिलहाल बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अरे मुझसे लोग पूछते हैं कई बार फोन करके, क्या यह सही में चोरी हुई है? क्या यह सच है कि सही में चोरी हुई है? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। कितने लोग की लड़ाई लड़ने के बाद बने राम मंदिर में ऐसा भी हो सकता है। पर क्या इस भरोसे को वापस जोड़ने के लिए प्रयास होने चाहिए? वो हो रहे हैं। क्या बड़े जिम्मेवार इसमें नपेंगे, यानी दोषी के भागी बनेंगे? क्या इस्तीफा काफ़ी है चंपत राय का? और 2 इस्तीफे में भी अभी भ्रम है। चंपत राय के कुछ करीबी अब भी उनका इस्तीफा नहीं आया है। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। देखिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों क्या जवाब देती है। भक्तों का विश्वास वापस जीत पाती है कि नहीं, देखना होगा। अब तीसरे मामले पर आते हैं, राजस्थान चलते हैं। यहाँ सवाल किसी पेपर का नहीं है, सवाल सरकारी सब्सिडी का है। वही सब्सिडी जो किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ाने के लिए दी जाती है। लेकिन इस बार खुलासा हुआ है, इस योजना का बड़ा लाभ खुद केंद्र सरकार के राज्य मंत्री इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य के मंत्री जो हैं भगीरथ चौधरी को राजस्थान में अपने ही खीरे के पॉली हाउस प्रोजेक्ट के लिए 99,60,000 की सरकारी सब्सिडी मिली है। परियोजना की कुल लागत करीब 1,99,00,000 बताई गई है। यानी 1 करोड़ सरकार ने सब्सिडी के तौर पर इन्हें दे ही दिए हैं। यह पैसा सीधे उनके बैंक लोन में एडजस्ट कर दिया गया है। विवाद सिर्फ रकम का नहीं है, विवाद उस व्यवस्था का है जिसके तहत यह सब्सिडी मिली। क्योंकि जिस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजना से ये सहायता मिली वो कृषि मंत्री के अधीन काम करता है और भगीरथ चौधरी जो हैं उसी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इतना ही नहीं, वे इस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं। मंत्री का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने 2018 में आवेदन दिया था, कुछ दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से प्रक्रिया रुकी रही। बाद में दोबारा आवेदन किया, नियमों के मुताबिक मंजूरी मिली। उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, खेत पर बोर्ड भी लगा रखा है जिसमें सब्सिडी और बैंक लोन दोनों का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। उनका यह भी कहना है कि वहां दूसरे किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुनने में बात बिल्कुल नियमों के मुताबिक लगती है, लेकिन सवाल नियमों का नहीं है, सवाल आपके नैतिकता का है महोदय। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों से सिर्फ कानून मानने का नहीं, उनसे उनका आचरण दिखाने की भी उम्मीद होती है। आखिर आम किसान और मंत्री की स्थिति एक जैसी कैसे मानी जा सकती है? और यहीं से लोगों ने तंज कसना भी शुरू कर दिया कि किसानों के हिस्से की मदद भी सरकार के किसान ही हजम कर जा रहे हैं। जिस किसान को सम्मान निधि के नाम पर हर एक साल 6,000 रुपये मिलके ठग दिया जाता है, वह खाद बीज और डीजल के बढ़ते खर्च में उलझा रहता है। और दूसरी तरफ मंत्री जी को करीब 1 करोड़ की सरकारी सब्सिडी यानी सरकारी राहत पहुंच जाती है। यही नहीं, रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत
467 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन्हीं लाभार्थियों में राजस्थान के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के परिवार का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि उनकी मां, पत्नी, बेटे को भी इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मिली। अधिकारी ने अपने पक्ष में नियमों का हवाला दिया, लेकिन सवाल फिर वहीं रह गया। क्या सत्ता और सिस्टम के सबसे ताकतवर लोग इन सरकारी योजनाओं का सबसे बड़े लाभार्थी बनते जा रहे हैं? इधर राजस्थान में किसान दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। ये सब क्या चल रहा है देश में? न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा खत्म होते जा रहा है। नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक। किसान मेहनत से फसल बोता है, लेकिन अगर बीज ही नकली निकल जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसी के खिलाफ राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बड़े लंबे समय से अभियान चला रहे थे। लगातार छापे पड़े, एफआईआर हुई, करोड़ों रुपयों का माल जब्त हुआ। किसानों को उम्मीद लगी कि अब नकली सामान बेचने वालों पर लगाम लगेगी, लेकिन फिर वही कहानी। भ्रष्टाचार के आरोप, रिश्वत की जांच, एसीबी की कार्रवाई और मंत्री और जांच एजेंसी आमने सामने आ गई। मंत्री का आरोप है कि जांच से जुड़ी बातें जो है चुनकर मीडिया में लीक की गई ताकि उनकी छवि खराब हो। ऐसा भी होता है क्या इस देश में? फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एसीबी अपनी जांच कर रही है, लेकिन पूरा विवाद यह दिखता है कि किसान अभी असली लड़ाई लड़ रहा है। खेत में खड़ा किसान हर मौसम में जोखिम उठाता है। कभी बारिश धोखा देती है, कभी मंडी, कभी बाजार, और जब सरकार मदद का वादा करती है तो उम्मीद होती है कि उसका सबसे ज़्यादा फायदा उसी किसान तक पहुंचेगा। मगर यहाँ तो जैसा आरोप है, मंत्री जी बड़े अफसरों को ही किसानों का हिस्सा हजम करने में ले रहे हैं। अब चौथा मामला मध्य प्रदेश। इस बार सवाल किसी परीक्षा का नहीं था, किसी दान पात्र में मिले जमीन के रिश्ते का था। इंडियन एक्सप्रेस की एक और जांच में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उससे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन के आसपास बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई जमीनें उन इलाकों में हैं जहां सड़क, हाईवे और औद्योगिक कॉरिडोर जो है और शहरी विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तावित हैं। परिवार की ओर से इन आरोपों को खारिज भी किया गया है। कहा गया है कि वर्षों से रियल एस्टेट कारोबार में वो लोग लगे हुए हैं और जमीन खरीदना उनका वैध व्यवसाय है। रिपोर्ट में भी किसी कानून के उल्लंघन के निष्कर्ष रिपोर्ट में भी जो है किसी कानून के उल्लंघन का निष्कर्ष नहीं दिया गया है, लेकिन बहस इस बात पर शुरू हो गई कि जब फैसले लेने की ताकत भी आपके पास है, निवेश भी उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं, तब हितों के टकराव पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इन चारों मामलों को एक साथ रख कर देखिए। एक तरफ लाखों छात्रों का भविष्य जो है सवालों के घेरे में है, दूसरी तरफ भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ा दिया गया है, वो भी सुरक्षित नहीं है। तीसरी तरफ किसानों के लिए जो योजनाएं बनी हुई है और जो योजना बना रहे हैं वो खुद लाभार्थी होके मतलब मंत्री हैं और लाभार्थी हो जा रहे हैं। चौथी तरफ सत्ता और जमीनों के रिश्ते पर सवाल उठने लगते हैं। 4 राज्य, 4 मामले, लेकिन जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर व्यवस्था में रिसाव कहाँ है? सरकार हर बार कहती है कि कार्रवाई होगी, जांच होगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एफआईआर, एसआईटी, जांच और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र जवाबदेही से मजबूत होता है, क्योंकि जब छात्र परीक्षा पर भरोसा खो देता है, श्रद्धालु मंदिर व्यवस्था पर भरोसा खो देता है, किसान सरकारी योजना पर भरोसा खो देता है और आम नागरिक सत्ता की नीयत पर सवाल उठाने लगता है, तब सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं, पूरे लोकतंत्र का होता है, पूरे देश का होता है। आप भी इस पर विचार कीजिएगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। हम आपके साथ हैं। मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।